द कॉर्पोरेट एल्केमिस्ट, इनकॉर्पोरेशन का सफर। तो चलिए, बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। आज हम कॉर्पोरेट लॉ की इस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां हर एक कंप्लायंस, हर एक सेक्शन का मतलब सिर्फ पास या फेल होना नहीं है, बल्कि ये एक तरह का जादू है, कॉर्पोरेट एल्केमी है। एक ऐसा सफर जहां नियमों को तोड़ने की कीमत बहुत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। इमेजिन कीजिए एक बिल्कुल लाइफ एंड डेथ वाला सिनारियो। हार्मनी लिमिटेड नाम की एक पब्लिक कंपनी है। अब कंपनी तो मजे में चल रही थी, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा झटका लगता है। कंपनी के दो सबसे अहम मेंबर्स, अमर और अकबर, अचानक दुनिया छोड़ जाते हैं। अब लॉ के हिसाब से पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, राइट? लेकिन अब गिनती गिरकर सिर्फ 6 रह गई है। क्या होगा अगर अर्जुन और बाकी मेंबर्स समय खत्म होने से पहले कोई 7वां मेंबर नहीं ढूंढ पाए? यहीं से शुरू होता है एक बेहद खौफनाक काउंटडाउन। और वो काउंटडाउन है पूरे 6 महीने का। ये 6 महीने कोई आम टाइमलाइन नहीं है, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जिसकी सुई लगातार घूम रही है। लॉ यहाँ बिल्कुल सख्त है, कोई रियायत नहीं देता। अगर इन 6 महीनों के अंदर वो 7वां मेंबर नहीं लाया गया, तो वो जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली मजबूत ढाल होती है ना, जो मेंबर्स को बचाकर रखती है, वो ढाल कांच की तरह चकनाचूर हो जाएगी। इस ढाल के टूटने का मतलब समझते हैं? लॉ की भाषा में इसे सेक्शन 3A कहते हैं। मैं तो इसे सेवरली लायबल होने का श्राप कहूंगा। अगर वो 6 महीने की डेडलाइन मिस हो गई तो अर्जुन और बचे हुए बाकी सभी मेंबर्स कंपनी के हर नए कर्जे के लिए पर्सनली जिम्मेदार हो जाएंगे। मतलब सोच कर देखिए, अगर कंपनी अपना कर्ज नहीं चुका पाई तो इन बेचारों को अपना घर, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ सकती है। लिटरली सब कुछ दांव पर लग सकता है। ये किसी भयंकर श्राप से कम थोड़े ही है। अब इस संकट से बचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमारे सेंसे आईसीआई कहते हैं कि ये समझना बहुत जरूरी है कि एक कंपनी आखिर वजूद में आती कैसे है। देखिए, कंपनी अपने आप में एक अलग पहचान है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। मतलब इंसान आते जाते रहेंगे पर कंपनी चलती रहेगी, वो अमर है। लेकिन इस अमर एंटिटी को किसी लीगल काम के लिए बनाने के लिए, इसे अस्तित्व में लाने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल समनर्स की जरूरत होती है। कॉर्पोरेट दुनिया में इन समनर्स को हम प्रमोटर्स कहते हैं। सेक्शन 269 के अंडर ये वो लोग हैं जो पूरी कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं या जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में छपा होता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक फिड्यूशरी पोजीशन में होते हैं। फिड्यूशरी मतलब पूरी तरह से भरोसे और विश्वास का रिश्ता। यही वो लोग हैं जो इस पूरी कॉर्पोरेट एल्केमी को, इस पूरे जादू को कंट्रोल करते हैं। अगर इनका इरादा साफ नहीं है तो पूरी की पूरी कंपनी खतरे में पड़ सकती है। अब प्रमोटर्स के लिए सेक्शन 3 एकदम किसी वीडियो गेम की कैरेक्टर सेलेक्ट स्क्रीन की तरह है। आपको डिसाइड करना है कि आपका वॉरियर कौन सा होगा। अगर आप पब्लिक कंपनी चुनते हैं तो आपको कम से कम 7 मेंबर्स की फौज चाहिए। प्राइवेट कंपनी चुनते हैं तो सिर्फ 2 मेंबर्स से भी काम चल जाएगा। और अगर आप बिल्कुल अकेले सफर पर निकलना चाहते हैं तो 1 पर्सन कंपनी यानी ओपीसी है ना, लेकिन वहां भी एक मेंबर के साथ एक नॉमिनी का होना मस्ट है। अब कोई भी सोच सकता है कि यार, जब नाम ही 1 पर्सन कंपनी है तो ये नॉमिनी का क्या चक्कर है? बहुत ही वैलिड सवाल है। देखिए, ओपीसी बनाने के लिए आपका एक नेचुरल पर्सन और भारत का नागरिक होना जरूरी है। लेकिन लाइफ का क्या भरोसा? कल को अगर उस अकेले मेंबर को कुछ हो जाए या वो काम करने के काबिल ना रहे तो क्या कंपनी वहीं खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए नॉमिनी चाहिए। वो नॉमिनी एक बहुत ही क्रूशियल बैकअप है ताकि परपेचुअल सक्सेशन का वो जो अमरता का जादू है ना, वो कभी ना टूटे। तो कंपनी का टाइप तो सिलेक्ट हो गया, अब इसे असल में बनाते कैसे हैं? मिस्टर स्टार्टअप का केस याद है? भाई साहब बिना सही फॉर्म भरे कंपनी रजिस्टर करने चले थे और बस फेल होने ही वाले थे। तभी सेंसे आईसीआई ने उन्हें स्पाइस प्लस के इस पवित्र प्रक्रिया के 3 स्टेप्स बताए। सेक्शन 7 के तहत सबसे पहले आपको वेब फॉर्म स्पाइस प्लस यानी INC 32 इन्वोक करना है। फिर MOA, AOA और एक प्रोफेशनल का डिक्लेरेशन यानी INC 8 सबमिट करना है। और जब रजिस्ट्रार पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है तब जाकर वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी INC 11 ग्रांट करता है, एकदम किसी मैजिक रिचुअल की तरह। और इस पूरे रिचुअल का अल्टीमेट रिवॉर्ड क्या होता है? ये 21 नंबर। ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है, ये है CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। 21 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड। जैसे ही इनकॉर्पोरेशन सक्सेसफुल होता है, कंपनी को ये नंबर मिल जाता है।
आप इसे कंपनी की पूरी जन्म कुंडली समझ सकते हैं। इसी नंबर में कंपनी की पूरी डेस्टिनी लिखी होती है। पर क्या होगा अगर हमारा अल्केमिस्ट कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाए? मतलब सोचिए, मिस्टर स्टार्टअप कोई ऐसा काम करने लगे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओए में लिखा ही ना हो। अगर कोई कंपनी अपने ही चार्टर की बाउंड्री पार कर दे तो क्या होगा? ये एक ऐसा अंदरूनी खतरा है जो बाहर के किसी भी खतरे से कहीं ज्यादा भयानक साबित हो सकता है। इसी को कॉर्पोरेट लॉ में अल्ट्रा वायर्स कहते हैं। और सच बताऊं, ये एक ऐसा श्राप है जिसका कोई इलाज नहीं। अगर आपने एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाकर कोई भी काम किया तो वो पूरी तरह से वॉइड यानी एकदम शून्य माना जाएगा। उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? अगर कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स भी मिलकर बोले कि चलो इसे बाद में अप्रूव कर देते हैं तो भी कुछ नहीं हो सकता। नो वे, इसे रैटिफाई किया ही नहीं जा सकता। एमओए की लक्ष्मण रेखा पार की तो गेम ओवर। अब इस पूरे खेल को थोड़ा बाहर वालों के नजरिए से देखते हैं। कॉर्पोरेट लॉ सच में एक दोधारी तलवार है। एक तरफ है कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो कहता है कि भाई बाहरी लोगों को कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जैसे एमओए और एओए पहले से ही पता होने चाहिए, सारा बर्डन आउटसाइडर्स पर। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही तगड़ी शील्ड भी है, इंडोर मैनेजमेंट, जिसे टर्क्वेंस रूल भी कहते हैं। ये रूल बाहर वालों को बचाता है और कहता है कि वो ये मान के चल सकते हैं कि कंपनी के अंदर की सारी फॉर्मेलिटीज बिल्कुल सही तरीके से पूरी की गई होंगी, उन्हें जासूस बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर ढाल की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है, राइट? अगर बाहरी इंसान को पहले से ही पता था कि कंपनी के अंदर कुछ घपला चल रहा है, यानी नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, या फिर कोई फॉर्जरी यानी धोखाधड़ी का मामला है, तो ये इंडोर मैनेजमेंट वाली ढाल तुरंत वहीं के वहीं चकनाचूर हो जाएगी। जाली डॉक्यूमेंट्स या बैड फेथ के सामने लॉ आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा, फॉर श्योर। खैर, ये तो हो गए खतरे, लेकिन क्या हर कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनती है? बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही नोबल, बहुत ही नेक रास्ता भी है, सेक्शन 8 कंपनी का रास्ता। ये वो संस्थाएं हैं जो कॉमर्स, आर्ट या चैरिटी को बढ़ावा देने के लिए बनती हैं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है। और मजे की बात, इन्हें अपने नाम के आगे लिमिटेड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक शर्त है, और बहुत सख्त शर्त है। इनका सारा प्रॉफिट सिर्फ इनके अच्छे कामों में ही लगेगा। अपने मेंबर्स को डिविडेंड देना सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल मना है। अब कंप्लायंस और एग्जाम की जंग जीतने के लिए सिंसे आईसीएआई ने कुछ बहुत ही अचूक हथियार दिए हैं। चलिए इन्हें फटाफट अपने आर्सेनल में शामिल कर लेते हैं। सेक्शन 9, इनकॉर्पोरेट होते ही कंपनी बन जाती है एक बॉडी कॉर्पोरेट। सेक्शन 12, याद रहे 30 दिन के अंदर एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना ही चाहिए। अगर एमओए या एओए में कुछ भी बदलना है तो सेक्शन 13 और 14 के तहत स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना मस्ट है। और आखिर में सेक्शन 19, एक सब्सिडियरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स कभी होल्ड नहीं कर सकती। ये सब एकदम टिप्स पर होना चाहिए। आखिर में इन सारे रूल्स, इन सारे सेक्शंस के पीछे की असली फिलॉसफी क्या है? सेंसे आईसीएआई का वो गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा। कानून सिर्फ नियमों के बारे में नहीं है, ये कंप्लायंस और स्पष्टता के बारे में है। यही इस पूरे कंपनीज एक्ट की आत्मा है। सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। रूल्स को सही नियत और पूरी क्लैरिटी के साथ फॉलो करना ही एक सच्चे कॉर्पोरेट एल्केमिस्ट की पहचान है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। जो आने वाले कॉर्पोरेट एल्केमिस्ट्स हैं, क्या वो इन रूल्स को समझकर इन पर महारत हासिल करके ऐसी अटूट संस्थाएं बनाएंगे जो हर तूफान का सामना कर सकें, या फिर इग्नोरेंस और नॉन कंप्लायंस के उन खतरनाक श्रापों का शिकार हो जाएंगे? चुनाव बिल्कुल साफ है। इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ एग्जाम तक मत रखिएगा, इन्हें अपनी आने वाली प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बनाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। सीखते रहिए और